बच्चों को एआई करना भी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे कोई बहुत रफ चीज़ आती है ना तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि बेटा आजकल तो एआई का ज़माना है, कम से कम लैंग्वेज सुधार कर तो देना था। आई वुड से एआई प्लस ह्यूमन एक्सपर्टीज इज द बेस्ट थिंग। ये एफिशिएंसी बढ़ाने का टूल है, तो मैं रिकमेंड करूंगी इसको यूज़ करें, बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद वैलिडेशन। अरे इतना आसान तो नहीं आपकी जर्नी। मैं हमेशा ऊपर वाले को साथ में लेकर चलिए, अगर वो आपके साथ है तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अपने आप आगे बढ़ते हैं। जो अकेला जगह था हाँ। वही कल दुनिया जगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी एक कंपनी जब एक नई दवाई लाती है तो उसको क्लिनिकल फेज 1, 2, 3 से गुजरना होता है, उसको मार्केट अप्रूवल मिलता है। लेकिन मार्केट में सस्टेन करने के लिए एक रियल वर्ल्ड स्टडी हम बोलते हैं। एक्चुअली जहाँ भी रिसर्च हो रही है वहाँ एक मेडिकल राइटर की वैकेंसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ टैबू है कि नहीं, रिसर्चर को खुद ही सब कुछ करना है। तो जो ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं वो टाइमली रिसर्च होकर अच्छी हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में बाहर आने चाहिए, और इसके लिए एक मेडिकल राइटर का इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीम होना ज़रूरी है। अगर आप में जज्बा है और आप में नियत है तो आपका सपोर्ट सिस्टम भी बन जाएगा, सीधी सी बात है। और वो आपको खुद खड़ा करना पड़ता है। जो रिसर्च वर्क फ्लो है ना, ये बहुत ही इंटेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। डॉक्टर रुचि मैम, कैसे हैं अभिषेक जी? बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। कैसे मैम? बहुत अच्छी हूँ अभिषेक जी, और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हाँ। मैं आपकी ऑडियंस और एक बड़ी ऑडियंस को मेडिकल राइटिंग के बारे में कुछ बताऊंगी। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। मैडम, पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले तो बात करते हैं, जब वुमेन एंटरप्रेन्योर आती है तो काफ़ी चैलेंजेस फेस करके आती है, और ओके। जब बेबी हो जाते हैं और फिर उसके बाद एक बड़ा सा ब्रेक होता है आपके पास, सबके पास, मतलब हर वुमन के पास, मैं एक की बात नहीं करूँगा, सब ऑलमोस्ट सब लोग ब्रेक लेते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे हाउस वाइफ हो, सब ब्रेक लेते हैं। फिर उसके बाद में वापस करियर स्टार्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। ओके, टू सम एक्सटेंट आई विल एग्री। तो कैसे उसको आपने चुनौतियों को कैसे एग्री किया कि यार मैं ये चुनौती में जाऊंगी और मैं करूंगी, ताकि क्या होगा, पहले ही शुरुआत से जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर हमको देख रही है ना, उनमें एक जज्बा लग जाएगा कि हमको भी कुछ करना लाइफ में, यार हम कर सकते हैं, ब्रेक हो गया तो क्या हो गया। ओके, तो देखिए ये तो ना अपना अपना पर्सपेक्टिव है। मेरा पूरा नाम अगर आप सुनेंगे तो मेरा नाम रुचि अग्रवाल है। हम अग्रवाल फैमिली से हैं जो बहुत ही ट्रेडिशनल वे में सोचते हैं। करेक्ट। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एजुकेट किया, मास्टर्स डिग्री करे, एंड आई हैड बीन अ गुड स्टूडेंट ऑलवेज, एकेडमिकली काफ़ी ऑनर्स लिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें हमेशा समझाया गया कि भाई एक फैमिली में को बैलेंस करना इज़ ऑलवेज अ प्रायोरिटी। करेक्ट। ठीक है, तो मेरी अग्रवाल फैमिली में ही मतलब शादी हुई, और हस्बैंड वाज डूइंग गुड। हमारे आई गॉट माय फर्स्ट बेबी वेरी अर्ली आफ्टर मैरिज। तो डेफिनेटली मैंने ब्रेक लिया, एंड वाज अ लॉन्ग ब्रेक। कितने साल का ब्रेक हुआ? 8 साल। 8 साल। काफ़ी लंबा ब्रेक था, लेकिन देखिए उसमें क्या है ना, ब्रेक मतलब मैंने फुल टाइम करियर नहीं किया। हाँ। पर जैसे मैं ट्यूशन्स लेती थी, रिसर्च में लोगों को तब भी हेल्प करती थी, क्योंकि मास्टर्स एक रिसर्च फील्ड है। तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चालू रखा एक अपने शौक के लिए। करेक्ट। तो अब आप उसको ब्रेक, इवन एक यहाँ पर हॉस्पाइस है करुणाश्रय यहाँ पर, उसमें वॉलंटियर का काम भी किया। ओके। तो थोड़ा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा, जिससे कि मैं अपडेटेड रहूं, क्योंकि आजकल लकीली हमारे पास सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, तो आपके पास समय रहता था। अब उसके बाद टू शेयर, देन आई हैड ट्विंस, तो मेरे 2 बच्चे हुए। उसके बाद मुझे सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा मिला कि तब मुझे लगा अब एक करियर की शुरुआत होनी चाहिए। तो बस फिर इतना कुछ सोचा नहीं कि कोई बहुत चैलेंजेस होंगे। चैलेंजेस होते हैं जो आपको हायर करता है उनकी तरफ से। करेक्ट। उन्हें लगता है कि भई ये लेडी 10 साल बैठी है घर पे, तो क्या करेगी? लेकिन शायद मेरा रिज्यूमे अच्छा था, और मेरे गाइड जो अब तो शांत हो गए, उनका नाम इतना अच्छा था कि उनके नाम से ही लोगों ने मेरे एक ही फर्स्ट इंटरव्यू में मुझे फर्स्ट जॉब मिल गई, और बस फिर वहाँ से अपनी जर्नी शुरू हो गई। नहीं, देखो होता क्या मैडम कि जैसे ना लोग बोलते हैं कि एजुकेशन नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सी पॉडकास्ट का एक माहौल बना देते हैं अपन, ठीक है, ताकि फिर अपन समझेंगे आपकी पूरी जर्नी के बारे हाँ, में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। होता क्या, एजुकेशन सिस्टम है, ठीक। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार पढ़ाना नहीं चाहिए बच्चों को, अब तो क्या पढ़ाना, कुछ स्किल्स डेवलप कर लेंगे तो बहुत सारा काम हो जाएंगे और अपना बच्चा अपनी ज़िंदगी इजीली गुजार लेगा। बट इंडिया के अंदर एक समाज का बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एजुकेशन ही एकमात्र माध्यम है उनके लिए जहाँ से वो आगे बढ़ के अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। राइट। वैसे ही दो तरह की वुमेन, दो तरह के मैन होते हैं, एक उनको सपोर्ट सिस्टम मिल गया, एक एम्बिशन होता है अंदर से कि एम्बिशन भी और सपोर्ट सिस्टम भी है, तो दोनों काम पैरेलली चल। सारी ये चलता है। अब दूसरी तरफ जो लोग हैं जिनके लिए हमने चैनल चालू किया है, क्योंकि जिसके पास सब कुछ है उसको तो चल जाएगा, हाँ,
पर एक आदमी को एक मोटिवेशन तो चाहिए ना, एक बात से मोटिवेशन चाहिए, ठीक है, लोगों के कार्य से मोटिवेशन चाहिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया उससे मोटिवेशन चाहिए, तब जाके वो एक राह पकड़ते हैं। तो वो है करोड़ों लोग इस साइड में। तो मैं इनकी साइड में खड़ा हुआ हूँ कि भैया आप लोगों को मेरे को एलिवेट करके आगे लाना है। तो डॉक्टर रुचि मैम भी आई है यहाँ पे, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि अगर कोई चुनौती आ रही है आपको, तब एम्बिशन भी है बट सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तब वहां से कैसे निकल के साइड में आए? देखिए, तो इसका ये है, जैसे मैंने बोला सपोर्ट सिस्टम था, पर वो सपोर्ट सिस्टम इसलिए था क्योंकि मेरी नीयत थी काम करने की और मुझ में जज्बा था। अगर आप में जज्बा है और आप में नीयत है तो आपका सपोर्ट सिस्टम भी बन जाएगा, सीधी सी बात है। और वो आपको खुद खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि समहाउ मैं बहुत सिंपैथी में बिलीव नहीं करती, तो मैं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस यहाँ नहीं दिखाना चाहिए। चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में होते हैं। देखिए, डेफिनेटली आपने एक अच्छे परिवार से हो, आपने एजुकेशन ली, आप अच्छी एजुकेशन ली तो आपको कॉन्फिडेंस वो देता ही है ऑब्वियसली। तो जब आपको लगा कि आई डोंट नो, लाइक इसका आंसर मैं शायद यही बोलूँगी कि शायद से ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस था या मेरी अंदर की इच्छा थी। देखिए, इनिशियली तो मुझसे भी कहा गया था कि भई 3 बच्चे हैं, तो आप अपने लिए 8 घंटे कैसे निकालोगे? ये क्वेश्चन आया था। आपको कॉर्पोरेट से आया या फिर घर से आया? फैमिली से ही आया अच्छा, ठीक। कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम 8 घंटे सँभाल पाओगी? तो बट देखिए, छोड़ने का तो छोड़ तो आप कभी भी सकते हैं, कोशिश तो करो। बट जैसे कि आपने बोला, हाँ, मेरे घर में लेकिन ये था कि ओके, जो ये करना चाहती है इसे करने दो, नहीं होगा तो अपने आप देखा जाएगा, उस तरह से। और जब वो जर्नी शुरू की तो हो गई। उसी तरह जब आप बता रहे हो, मैं ऑलमोस्ट 5-6 साल काम करने के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली लीडरशिप के लिए। पर मेरे मैनेजमेंट ने मुझे बोला कि उसके लिए आपको पीएचडी करनी ज़रूरी है। अब आप सोचो, 3 बच्चे, फुल टाइम जॉब और फैमिली कमिटमेंट्स। तो उसके बाद वो मेरा ही जज़्बा था कि भई मैं तो पीएचडी करूँगी, चाहे जो हो जाए मैं पीएचडी करूँगी। मैंने 3 साल की पीएचडी 4 साल में फिनिश की, लेकिन मैंने की। और उसके लिए मैंने अपनी ही रातों की नींद खराब की है। आप किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप ना मैनेजमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ना बच्चों के साथ कर सकते हो, ना फैमिली के साथ कर सकते हो। तो अगर आप में अंदर हिम्मत है ना, तो जो आदमी आपको मतलब सोच भी रहा है ना कि पता नहीं क्यों कर रही है, वो भी बाद में आपके साथ हो लेता है। करेक्ट, करेक्ट। तो बस मैं जो आप बोल रहा हूँ उन करोड़ों लोगों के लिए ये बोलूँगी कि अगर आप करना चाहते हो और आप सही राह पर हो, आपको अपने ऊपर बिलीफ है, तो बस कर दीजिए। शुरू में आपकी किस्मत अच्छी है, तो शायद से लोग आपका साथ देंगे, नहीं है तो पीछे खींचेंगे, पर जब आप एक बार सूरज की तरह ऊपर उड़ जाओगे ना, तो सब आपके साथ हो जाएँगे। तो ठीक है, इस बात को यहाँ पे एंड करते हैं कि जो अकेला जगह था, हाँ। वही कल दुनिया जगाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक बात और, हाँ। जो मेरा मानना है, इसमें हमेशा ऊपर वाले को साथ में लेके चलिए। अगर वो आपके साथ है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप आगे बढ़ते रहेंगे। अब बात करते हैं एकेस्ट्री। ओके। ठीक है, एकेस्ट्री क्या है मैडम, क्या करती है? इसके नाम के पीछे क्या कहानी है? ओके, तो एकेस्ट्री बहुत ही सिंपल सा नाम है और ये 2 शब्दों से आया है, एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। ठीक है। तो अगर आप मेरी प्रोफेशनल जर्नी देखेंगे, तो मेरे 2 पार्ट रहे हैं जर्नी के। एक एकेडमिक्स, जहाँ मैं एज़ अ टीचर और मेंटर थी इन अ फार्मेसी कॉलेज, और इंडस्ट्री, जहाँ मैंने मेडिकल राइटिंग इंडस्ट्री में थोड़ा टाइम काम किया और फिर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की। तो मैंने दोनों जो चैलेंजेस हैं, एकेडेमिया के और इंडस्ट्री को क्लोज़ली देखा है। ठीक है। तो इन दोनों गैप्स और जो एकेडेमिया इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स हैं, उनको कैटर करने के लिए मैंने ये कंपनी शुरू की। तो इसलिए हमने इसका नाम एकेस्ट्री रखा। और अब एकेस्ट्री करती क्या है? ओके, तो एकेस्ट्री बेसिकली आई वुड टेल इट इज़ अ मेडिकल राइटिंग फर्म। ठीक है। और हमारे सर्विस पोर्टफोलियो में 3 चीज़ें हैं, साइंटिफिक/एकेडमिक राइटिंग, क्योंकि कोई इसको साइंटिफिक राइटिंग बोलता है, कोई एकेडमिक राइटिंग बोलता है। एक है मेडिकल कम्युनिकेशन और एक है कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर दीज 2 थिंग्स, साइंटिफिक राइटिंग एज वेल एज मेडिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मेडिकल राइटिंग क्या होती है? ओके, मेडिकल राइटिंग एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। ठीक है। मेडिकल राइटिंग में आपका साइंटिफिक राइटिंग भी आता है, मेडिकल कम्युनिकेशन भी आता है, रेगुलेटरी राइटिंग भी आता है। तो हम लोग जो हैं, जैसे हम एक हेल्थ केयर सॉल्यूशंस एक सेगमेंट है, ठीक है। तो रेगुलेटरी राइटिंग ऑलरेडी एक काफ़ी एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है, तो जनरली वो एक सेपरेटली चलती है। और ये साइंटिफिक राइटिंग, जहाँ रिसर्च एंड पब्लिकेशंस होते हैं, और मेडिकल कम्युनिकेशन, जिसके बारे में आगे बात कर सकते हैं, और वो बेसिकली हेल्थ केयर सॉल्यूशन कंपनीज मोस्टली प्रोवाइड करती हैं। सो मैडम, ऐसा क्या पेन पॉइंट था जो आप रिजॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी सब प्रोसेस होंगे, कंपनीज होगी, सब कुछ होगा, फिर भी आपने क्या गैप आइडेंटिफाई किया जिसकी वजह से आप ये मेडिकल राइटिंग में आए? ओके, तो देखिए, अब इसमें मैं आपको 2 सेगमेंट की बात करती हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं साइंटिफिक राइटिंग, जो है रिसर्च एंड पब्लिकेशन। अच्छा, हम लोग जो काम करते हैं वो क्लिनिकल स्टडीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ये क्लिनिकल स्टडीज़ कौन करता है? मोस्टली मेडिकल डॉक्टर्स करते हैं। अब आप ये देखिए कि भई मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं, उनके पास उनका कोर काम क्या है? उनका कोर काम है पेशेंट केयर। करेक्ट। पर मेडिकल कॉलेज में ये मैंडेटरी है कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए,
मतलब अगर आपको प्रमोशंस चाहिए या आगे बढ़ना है करियर में, तो आपके पब्लिकेशन, रिसर्च एंड पब्लिकेशन मैंडेटरी है और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि मेडिकल जैसी फील्ड में इनोवेशंस तो होने ही चाहिए। Correct. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इनके पास पेशेंट केयर है, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज में पर्टिकुलरली वो पढ़ा रहे हैं, तो टीचिंग का काम है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें आप रिसर्च में कंसेप्चुलाइजेशन और डेटा कलेक्शन भी कर सकते हो, पर ओवरऑल ये जो रिसर्च वर्क फ्लो है ना, ये बहुत ही इंटेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अगर आप देखो तो हमारे यहाँ इतनी अच्छी स्टडीज होती हैं, लेकिन वो पब्लिकेशन के फॉर्म में कभी बाहर ही नहीं आ पाती, पब्लिकेशन के फॉर्म में, या फिर वो जो रिसर्च है वो वीक रह जाती है, क्योंकि एक चीज़ होती है रिसर्च प्लान या रिसर्च प्रोटोकॉल, वो इतना वीक बनता है कि आपका डेटा कलेक्शन सही से नहीं होता। ठीक है। अब अगर आप बाहर देखेंगे ना, अब्रॉड, तो अब्रॉड में मैंने देखा है, क्योंकि मेरे एक क्लाइंट ने भी मुझे पर्सनली बताया, वहाँ पर ना एक टीम रहती है आपकी, कि रिसर्च प्रोटोकॉल लिखने वाला अलग होगा, बायोस्टैटिस्टिशियन अलग होगा, रिसर्च पब्लिकेशन राइटर अलग होगा, जिसको हम बोलते हैं जीपीपी कंप्लाइंट मेडिकल राइटर या साइंटिफिक राइटर। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अभी वो सेटअप नहीं है इंडिया में। तो अभी कॉलेजेस में मतलब टीचर और स्टूडेंट, मतलब जो रेसिडेंट्स हैं, एमडी रेसिडेंट्स हैं, एमएस रेसिडेंट्स, वो मिलकर ही सब उन्हें करना चाहिए या करना होता है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। तो वो ना उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि वो उनका प्राइमरी फोकस ही नहीं है। सिर्फ उनका प्राइमरी फोकस है कि पेशेंट केयर। भाई मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट में काम कर रहा हूँ, वहाँ मेरे पास 100 पेशेंट का फ्लो है, तो भाई मैं पेशेंट देखूंगा या रिसर्च का लिखने बैठूंगा, ये बात भी सही है। और वो स्किल्स भी नहीं है उनके पास। आप ये सोच सकते हो कि ओके मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, अब इसके ऊपर मुझे कुछ और क्लिनिकल स्टडी करनी है, आप उसको कंसेप्चुलाइज कर सकते हो, क्योंकि वो गैप आपने आइडेंटिफाई किया, राइट। लेकिन उसके लिए ठीक से प्लान बनाना, उसके लिए ऑब्जर्वेशन टेबल से एक प्रैक्टिकल मैनुअल बनाना, फिर उसको इंटरप्रेट करना, दैट इज नॉट ईजी जॉब ना, दैट टेक्स टाइम। सो यू नीड अ मेडिकल राइटर इन टीम। तो ये हम काम करते हैं। तो वहाँ पे क्या एडमिशन कैसे होगा? मेडिकल राइटिंग वाले बंदे का एडमिशन कैसे होगा? तो क्या वो मेडिकल राइटिंग ही करेगा वहाँ पे, या वो उसका काम पेशेंट दिखना नहीं होगा? नहीं, तो ये होना चाहिए। एक्चुअली जहाँ भी रिसर्च हो रही है वहाँ एक मेडिकल राइटर की वैकेंसी होनी चाहिए, जो है नहीं। जो है नहीं। आज की तारीख में वो आउटसोर्स हो रहा है, तो वो काम हम कर। कैसे करते हो? इसका कोई रियल एग्जांपल बताओ, कैसे होगा इसमें? देखिए, इसका एग्जांपल में अभी आज की तारीख में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो इंडिविजुअली हमको रीच करते हैं, ठीक है। कि मतलब मुझे यही बोला जाता है कि रुचि मेरा प्रमोशन ड्यू है, प्लीज हेल्प मी राइट इट। ओके, और साथ में कई बार ये भी बोल देते हैं कि भाई ये मेरे कलीग्स को मत बताना, बट जो कि एक गलत चीज़ है। कलीग्स को मत बताना, क्यों नहीं मत बताना, क्योंकि हमारे यहाँ एक टैबू है कि नहीं, रिसर्चर को खुद ही सब कुछ करना है, जो कि पता नहीं क्यों है, क्योंकि एथिकली एंड लीगली आपको ये परमिटेबल है, और एथिकली जो पब्लिकेशन गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि प्लीज हैव अ मेडिकल राइटर सो दैट योर रिसर्च इज फुल प्रूफ एंड द पब्लिकेशन इज फुल प्रूफ। तो अब धीरे धीरे ये अवेयरनेस हो रही है, और अभी हमने रिसेंटली एक, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी, हमने अभी कल ही हमारा एक्सेप्टेंस आया है, एक जर्नल है बीएमजे इनोवेशन, जो बहुत ही हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है। मैं बाकायदा एकेस्ट्री और रुचि को एक्नॉलेजमेंट मिला है एक्चुअली। सुरुचि मैम, एकेस्ट्री क्या पेन पॉइंट सोल्व कर रही है एक्चुअली? ठीक है, और कोई रियल एग्जांपल आप दे सकते हो कि आप कैसे हेल्प कर रहे हो? ओके, तो मैं अभी पहले आपको 3 पेन पॉइंट्स बताती हूँ अलग अलग सेगमेंट के। ठीक है। एक एकेडमिया सेटअप में रिसर्च मैंडेटरी है, ओके, लेकिन आपको ये समझना पड़े कि जो एकेडमिया सेटअप है उसमें ऑलरेडी फैकल्टीज और स्टूडेंट्स के पास बहुत काम है। ठीक है। उन्हें स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी है और टीचर्स को पढ़ाना है, और जब एक क्लिनिकल सेटअप में आ जाता है तो उनके पास ओपीडीज होती हैं, सर्जरीज होती हैं, तो उनके पास पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है, एंड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जब रिसर्च का कंपोनेंट और आ जाता है तो कई बार वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता है, पर वो उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए मैंडेटरी है। कैसे मैंडेटरी? क्यों मैंडेटरी? क्योंकि वो तो अगर उसने ज़्यादा पेशेंट देखे और सब कुछ काम अच्छा किया है तो वैसे भी ग्रोथ मिलेगी नहीं, ये तो अच्छा डॉक्टर है, ये तो सब बढ़िया करता है। नहीं, अगर आप कॉलेजेस की रेटिंग देखें हाँ। तो वो रिसर्च पब्लिकेशन से चलती है, डेफिनेटली काम से तो चलती है, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसमें अगर आपको प्रमोशंस चाहिए, सैलरी हाइक्स चाहिए, तो आपके पब्लिकेशंस होने ज़रूरी हैं, और आई थिंक वो कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि साइंटिफिक फील्ड में अगर हम इनोवेशन नहीं करेंगे या नई स्टडीज़ नहीं करेंगे तो साइंस आगे कैसे बढ़ेगी। ठीक है। तो एक उनका पेन पॉइंट ये है कि लेकिन ये सारा जो काम है रिसर्च, उसका जो बैकग्राउंड वर्क होता है या उसकी राइटिंग, वो उन्हें खुद करना है, जो उनके जो इतने सारे कोर काम है उसमें फिट होना थोड़ा मुश्किल होता है। और जब वो देखते हैं कि भी हमें प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं मिल रही, या कई बार वो सेल्फ केयर भी नहीं कर पाते हैं कि इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं,
तो वो एक उनका पेन पॉइंट रहता है। और एक मैं आपको इंडस्ट्री का पेन पॉइंट बताऊं, स्पेशली ये जो साइंटिफिक रेटिंग मेडिकल रेटिंग कंपनी है, हेल्थ केयर सोल्यूशन कंपनीज तो बन गई हैं पर रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि ये स्किल है ही नहीं हमारे करिकुलम में। ठीक है। मतलब थेरापेटिक्स की नॉलेज है, फार्माकोलॉजी की नॉलेज है, जो मेडिसिन की नॉलेज है, लेकिन इस नॉलेज को जो कम्युनिकेट करने के लिए स्किल्स चाहिए, जो हम बोलते हैं साइंटिफिक राइटिंग स्किल्स, उसका कोई पार्ट एक्चुअली हमारे करिकुलम में है नहीं, है लेकिन बहुत ही थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत। तो उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिलते। और ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो इन कंपनीज में अगर अप्लाई करते भी हैं तो उनका रिज्यूमे देखा नहीं जाता, क्योंकि वो उनके पास स्किल्स नहीं है। मतलब कई कंपनीज तो ये बोलती हैं हम 2 साल से नीचे एक्सपीरियंस वालों को लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें सिखाने का टाइम नहीं है। तो इंडस्ट्री भी पेन में है, स्टूडेंट भी पेन में है, और यहाँ टीचर भी पेन में है। तो सबके अपने अलग अलग पेन पॉइंट्स। तो कोई रियल एग्जांपल दो ना, आपने किसी डॉक्टर के साथ कैसे काम किया और क्या पब्लिकेशन हाँ बिल्कुल। किया है? तो देखिए, अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ उन पेन पॉइंट के सोल्यूशन के हिसाब से। तो सपोज आप एक फैकल्टी हैं, ठीक है, सपोज आप एमडी पीडियाट्रिशियन हैं, ठीक है, आपके पास तो भाई आप रोज 20-50 बच्चे देख रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। अब आप चाहते हो कि भाई पीडिया पर मुझे एक स्टडी करनी है, ठीक है, क्योंकि आपने गैप देखा, आपने उसको कंसेप्चुलाइज कर लिया, पर ये स्टडी आपने सोचा तो हो नहीं जाती है। उसके लिए एक बहुत डिटेल्ड रिसर्च प्रोटोकॉल बनता है। ओके, रिसर्च उसको आप समझो प्लान। उसमें वो आप स्टडी क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब आप वो पीडिया जो बच्चे हैं उन पर कुछ स्टडी करोगे और वो इन्फॉर्मेशन आप दोगे, तो वो ऐसे अलाउड नहीं होती है। उसके लिए बहुत सारे एथिकल अप्रूवल लगते हैं, उसके लिए बहुत सॉलिड रैशनल होना चाहिए कि स्टडी हम क्यों कर रहे हैं और इससे सोसाइटी को या मेडिकल फ्रेटर्निटी को क्या एनहांसमेंट मिलेगा। ठीक है, परफेक्ट। और वो स्टडी कैसे करनी है। अगर आपने एक ऑब्जर्वेशन मिस कर दिया तो शायद से आपका आउटकम जो आपने सोचा था वो ना आए, राइट। तो एक तरह से हम ना एक प्रैक्टिकल मैनुअल जैसा होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे, उसका एनालिसिस क्या होगा, इसके आउटकम्स क्या होंगे। तो जब वो प्रोटोकॉल बनाते हैं तो एक अच्छा प्रोटोकॉल बनाने के लिए कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम लगता है। जब आप जिसमें अब जैसे सपोज आपने सोचा कि ओके ये गैप है, पर हो सकता है वो गैप ही ना हो सकता है वो काम किसी और ने किया हो, तो उसको हम बोलते हैं लिटरेचर सर्च। तो हमें बहुत एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्च करना होता है कि भाई ये काम तो नहीं हुआ है, ये गैप किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया है, या अगर किया भी है तो उसको वैलिडेट नहीं किया है, सो देयर शुड बी अ रीज़न। तो आप लिटरेचर सर्च करते हो, अपना रैशनल डिफाइन करते हो, आप अपनी पूरी मेथोडोलॉजी डिफाइन करते हो, उसका एनालिसिस कैसे होगा वो पूरा डिफाइन करते हो। तो वो प्रोटोकॉल बनाना, अच्छा आपने कर भी लिया कंसेप्चुअली, तो अब उसको लिखना कैसे, वो एक तरीके से लिखा जाता है, नहीं तो उसका आपको अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। एक एथिक्स कमेटी होती है, ह्यूमन एथिक्स कमेटी, वो आपको फिर अप्रूवल देती है, तब जाकर आपकी स्टडी शुरू होती है। और एक मैं ऑडियंस को बता दूं, एक पोर्टल होता है इंडिया में है CTRI पोर्टल, क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च पोर्टल। अगर आप कोई क्लिनिकल स्टडीज कर रहे हैं तो उसको आपको इस प्रोटोकॉल को वहाँ आइडियली अपलोड करना चाहिए, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो वो वहाँ पर अपलोड होता है, वो प्रोसेस लोगों को पता नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं ना, तो वो एक अपने आप में एक स्किल है, एक वो होता है। करेक्ट। अब चलो वो हो गया, किसी वजह से आपने हेल्प करके एक मैनुअल बना लिया, सब हो गया, ठीक है। अब आप अपनी स्टडी करेंगे, सब आप सपोज आपने 100 अपने जो पेशेंट्स हैं उन पर कुछ डेटा कलेक्ट किया, वो आपका काम। सी एक रिसर्चर जो है डेटा कलेक्शन आइडियली वही करता है, ठीक है। क्योंकि वो आपकी रिसर्च है, और आप डॉक्टर हो तो डेटा कलेक्शन आपके थ्रू होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आपने कोई 10 पेशेंट करता है, कोई 100 करता है, कोई 1000 करता है, कोई 10,000 करता है। अब इसमें से आप एनालाइज क्या करोगे, इंटरप्रेट कैसे करोगे? तो उसका एक तरीका होता है ना, उसमें आती है स्टैटिस्टिक्स। तो आपका बायोस्टैटिस्टिशियन पिक्चर में आता है। अब बायोस्टैटिस्टिशियन तो स्टैटिस्टिक्स वाला है, उसने बहुत सारी इन्फ्रेंस दे दी, पर उसको आपको कैसे इंटरप्रेट करना है, उसके लिए फिर आपको इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन्स चाहिए। तो इन सब के लिए, इस पूरी जर्नी में हैंड होल्डिंग के लिए आपको मेडिकल राइटर्स होने चाहिए, और अब्रॉड में मेडिकल राइटर्स हैं। तो एक रिसर्च टीम जो है उसमें तो रिसर्चर जिसने कंसेप्चुलाइज किया, उसके साथ एक बायोस्टैटिस्टिशियन और मेडिकल राइटर होना चाहिए। नहीं तो अगर ये लोग अकेले अकेले करते हैं ना, तो एक तो उसको बाहर आने में 2 साल लग जाते हैं, मतलब 2 नहीं, कई बार 3-4 साल भी लग जाते हैं, तब तक तो वो गैप भी शायद रहा या नहीं रहा किसी को पता नहीं। करेक्ट। अब प्लस वो जिस जर्नल में जाता है, कई बार वो बेस्ट हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स नहीं होती। तो जो ब्रिलियंट आइडियाज हैं वो टाइमली रिसर्च होकर अच्छी हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में बाहर आने चाहिए, और इसके लिए एक मेडिकल राइटर का इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीम होना जरूरी है। बहुत बढ़िया मैडम, अब जाके एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई मेडिकल राइटिंग की। तो अच्छा, मेडिकल साइंटिफिक राइटिंग, साइंटिफिक राइटिंग, साइंटिफिक राइटिंग
और सिंपल टर्म्स में बोले तो रिसर्च एंड पब्लिकेशन आप तो ये कोई भी डॉक्टर कर सकता है जो मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस भी कर मतलब Yes, yes, normal- क्लिनिक जो का क्लिनिक है वो बोलता है कि मैं बच्चों को ऐसा करना है या बूढ़ों के लिए करना है, वो समाज में कुछ ऐसी कोई भी चीज देखता है जिसको बोलता है यार मैं अगर इस पर रिसर्च करूंगा तो इस पर कुछ कोई दवाई आनी चाहिए। बिल्कुल 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 करेक्ट। तो अब मेडिकल कम्युनिकेशन की भी बात आती है। साइंटिफिक राइटिंग अलग होगी या मेडिकल कम्युनिकेशन आएगा। तो मेडिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे काम करता है? हाँ, वो मैं आपको बता देती हूँ उसके पहले, लेकिन मैंने आपने अभी जो बोला ना उसका मैं आंसर दूंगी कि हमारे इंडिया में ना डॉक्टर्स के पास इतने पेशेंट्स हैं भर भर के। भर भर के कि एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर वो कभी करना नहीं चाहता, ठीक है। क्योंकि भाई उसका सिंपल है, उसे अपना क्लिनिक और हॉस्पिटल रन करना है, उसे पेशेंट केयर देंगे। बहुत कम डॉक्टर्स हैं, मतलब हैं, मैं जानती हूँ बहुत कम डॉक्टर्स हैं, क्योंकि जैसे एज अ पेशेंट भी मैं कुछ डॉक्टर से मिलती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि रुचि मेरे पास इतना डेटा है, आई रियली वांट समवन टू हेल्प मी आउट, यू नो, क्योंकि मैं इतना कुछ नया कर सकता हूँ। लेकिन भाई क्योंकि आपके पास टीम नहीं है तो एक गैप रहता है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता होगा डॉक्टर्स के साथ? भी पेमेंट का चैलेंज आता होगा कि भैया कि हम पैसे नहीं देना चाहते, या फिर वास्तव में इंटेंशन का रहता है कि यार ठीक है हो रहा जो नहीं 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 नहीं, यहाँ कुछ- पैसे की कोई बात नहीं है, यहाँ है टाइम। देखिए अगर मुझे डॉक्टर से डेटा लेना है हाँ। उसके लिए भी डॉक्टर को अपनी केस फाइल्स देनी पड़ेंगी ना, उसे मुझे बताना पड़ेगा। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज तो टाइम ही है। ऐसे कितने % डॉक्टर है जो वास्तव में अपना कुछ राइटिंग दिखाना चाहते हैं कि भैया कि हम ऐसा पब्लिकेशन दिखाना चाहते हैं कि देखिए, हम लोग ये कर रहे हैं मैं नोवेल क्लोज की, मतलब भारत में बीमारियां नहीं हो, कुछ नहीं, उसके लिए कर रहे हैं? तो कितने डॉक्टर ऐसे हैं? नहीं, देखिए मैं फ्रैंकली बताऊं तो मैं तो इतने डॉक्टर से मिली हूँ तो एक दो से ही में ही मैंने इंटरेस्ट देखा है, क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिस में खुश है। आई मीन आप कुछ नया क्यों करना चाहोगे, कोई मोटिवेशन होना चाहिए ना। तो और कुछ डॉक्टर्स जरूर होते हैं थोड़ा विजिबिलिटी के लिए भी कई बार वो चाहते हैं कि भाई चलो हम कुछ रिसर्च करें, हमारा नाम भी बने और हम कुछ वैल्यू ऐड करें। पर मैंने अपनी लाइफ में अभी तक ऐसे 2 ही प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स देखे हैं जो एक्चुअली एकेडमी या सेटअप में नहीं है, जहाँ मैंडेट नहीं है वहाँ मैंने तो नहीं देखा है। चलो फिर मोटिवेशन दे ही दो ना आज, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में हो और सारे डॉक्टर्स की एक मैसेज पास कर देते हैं। आपके थ्रू रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सारे डॉक्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो जिसकी वजह से वो अपना पब्लिकेशन अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा निकालें? तो डॉक्टर्स को मैं यही कहूँगी कि आप पेशेंट केयर में हैं और मैं जानती हूँ कि भी आप चाहते हैं कि आपका पेशेंट केयर बेस्ट हो। तो जो आपने ट्रेंड्स देखे हैं या कुछ गैप्स देखे हैं, तो आप अपना डेटा एकदम अच्छी तरह, जो पेशेंट फाइल्स बनाते हैं, या सपोज कोई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है वो एक्सरे इमेजेस लेता है या कहीं एमआरआईज करवाते हैं, तो हर चीज़ को, अपने हर डेटा को अच्छी तरह से फोल्डर्स में कलेक्ट करके रखिए। और हमारी जैसे एजेंसीज को आप रीच करें। मैं यहाँ अपना प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर मेडिकल राइटर्स जो भी थोड़े बहुत हैं उनको आप रीच कीजिए, और हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि भाई किस तरह से अब इससे एक नया ट्रेंड आइडेंटिफाई करके और पेशेंट केयर में इम्प्रूवमेंट हो सके। एब्सोल्युटली। तो अब मेडिकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ओके, तो मेडिकल कम्युनिकेशन देखिए, अभी हमने क्या बोला कि रिसर्च एंड पब्लिकेशन की। अब आपने पब्लिकेशन के थ्रू क्या किया, ठीक है। आपने एक एविडेंस जनरेट किया। फॉर एग्जाम्पल चलिए, एक डायबिटीज बहुत पॉपुलर बीमारी है, ठीक है। एक मेडिसिन है ए, हम उसके फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, मैं मेडिसिन का नाम यहाँ नहीं लेना चाहती क्योंकि ये सब प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती हैं, ठीक है। एक मेडिसिन है ए, वो हर डॉक्टर, जब आप पहली बार आपको डायबिटीज का आइडेंटिफाई होती है, डायग्नोस होती है, तो आप प्रिस्क्राइब करते हैं। अब मान लीजिए एक नई मेडिसिन आई है बी, जो उसकी एड ऑन मेडिसिन समझाई जा रही है कि आप दो, ठीक है। तो बी ए के साथ मिलकर बेटर काम करेगी, इसका एविडेंस हमें कहाँ मिला? इसका एविडेंस हमें मिला पब्लिकेशंस में, ठीक है। वो कैसे हुआ? रिसर्च के थ्रू, तो एक एविडेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। लेकिन अब ये जो पब्लिकेशंस हैं, ये 3000 से 10,000 वर्ड्स के होते हैं, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स भी होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज भी होती है। तो जैसे कि मैंने बोला, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स के पास कहाँ फुर्सत है वो पढ़ने की, और उन तक वो कौन पहुंचाएगा? सही है। तो यहाँ पर मेडिकल कम्युनिकेशन आता है। तो ये जो टेक्निकल साइंस है ना, इसकी स्टोरी टेलिंग हम मेडिकल कम्युनिकेशन की करें। यहाँ पे भी स्टोरी टेलिंग काम करती है। ये पूरी स्टोरी टेलिंग है। मेडिकल कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। हम एक 10,000 वर्ड्स के आर्टिकल को सिंगल पेज इंफोग्राफिक में आपको दिखा सकते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा, ओके ये स्टडी हुई थी, इतने पेशेंट्स में हुई थी, इसका ये आउटकम था, और ये मैं इन पेशेंट्स को मैं दे सकता हूँ। तो मेडिकल कम्युनिकेशन इज टर्निंग दीज एविडेंसेस इनटू सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर पेशेंट्स, फॉर प्रिस्क्राइबर्स, डॉक्टर्स को हम प्रिस्क्राइबर्स बोलते हैं, एंड इवन फॉर पॉलिसी मेकर्स। तो क्योंकि एक स्टडी तो छप गई, लेकिन अब इसको यूज कैसे करना है, करेक्ट, वो मेडिकल कम्युनिकेशन की स्ट्रेंथ है। तो मेडिकल कम्युनिकेशन और साइंटिफिक राइटिंग में रियल डिफरेंस क्या रह गया? मतलब ये, मतलब जैसे मान लो कोई आपने एक स्टडी करी फिर उसका एक कंक्लूजन निकाल के दे दिया, तो क्या इतना ही डिफरेंस है या फिर कोई मेजर डिफरेंस? नहीं नहीं,
देखिए एक टर्म आजकल बहुत पॉपुलर है, लोग बोलते हैं वी डू एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज दैट वी आर अपडेटेड कि क्या चल रहा है, लेटेस्ट क्या रिसर्च हुई है। सी और इसमें क्या हमेशा सिर्फ नई दवाई की बात नहीं होती है, जो एग्जिस्टिंग दवाइयाँ हैं उनकी कॉस्ट, कि अगर हम ये दवाई देंगे तो क्या इसकी मेरे पेशेंट को इसकी कॉस्ट कम पड़ेगी, या क्या ये ज़्यादा सेफ है, या एक दवाई आज तक सिर्फ डायबिटीज़ में यूज़ हो रही थी पर अब उसका एक आ गया है कि नहीं ये हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए भी अच्छी है। तो ऐसे बहुत सारी छोटी 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 स्टडीज़ होती है, पर ये एविडेंस क्रिएट हुआ थ्रू रिसर्च और वो पब्लिश हुआ। तो जो पब्लिश हुआ ना उसको हम एविडेंस बोलते हैं। पर ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में डॉक्टर को पहुंचाना है। तो सिर्फ कंक्लूजन देकर डॉक्टर नहीं सुनेगा, आपको वो पूरी स्टडी का जो जिस्ट है कि अगर सपोज मैंने आपको एक स्टडी हुई है 10 पेशेंट्स पे, एक स्टडी हुई है 1000 पेशेंट्स पे, ठीक है, तो अगर तो हमें उस जिस्ट में ये लिखना होता है कि ये 10 पेशेंट्स की स्टडी है, ये 1000 पेशेंट्स की स्टडी है, तो डॉक्टर जज कर सके कि भाई 10 पेशेंट की स्टडी को तो मैं नहीं मानता। करेक्ट। उस तरह से तो ये तो आई थिंक अगर मैं आज मेडिकल कम्युनिकेशन पे बोलने बैठूं तो पूरी इंसाइक्लोपीडिया बना दूंगी, तो ये अपने आप में पूरे एक 6 महीने का कोर्स हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली शॉर्ट में मैं यही बोलूंगी, साइंटिफिक राइटिंग इज ऑल अबाउट creating evidence, finding new things and publishing. Medical communication is communicating this publication in a very simple way to patients, to prescribers और कुछ जो है policy makers. सो रुचि मैडम, अभी जैसे कोई बच्चे ने बी फार्मा में, एम फार्मा में, एमबीबीएस में कहीं पे एडमिशन ले लिया, सब कुछ ले लिया। अब जैसे अपन तो साइंटिफिक राइटिंग और मेडिकल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इस करियर की बात कर रहे हैं, तो कौन से कैंडिडेट राइट होंगे इसके लिए? ओके, तो देखिए मेडिकल राइटिंग, साइंटिफिक राइटिंग तो ना एक बहुत ब्रॉड टर्म है। हम लोग जो करते हैं हेल्थ केयर सोल्यूशन कंपनीज, वो सिर्फ मेडिकल पर्सपेक्टिव से करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी जो बात करते हैं वो रिसर्च एंड पब्लिकेशन इन मेडिसिन और मेडिकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो इसके लिए एनीवन हु हैज़ अ डिग्री विद लाइफ साइंसेस और मेडिकल और पैरामेडिकल फील्ड इज गुड। तो बेस्ट कैंडिडेट्स मुझे लगता है फार्मेसी वाले बच्चे हैं। बी फार्मा, एम फार्मा एंड बेस्ट इज एक कोर्स होता है डॉक्टर इन फार्मेसी, उसके बारे में भी लोगों को बहुत नहीं पता है। फार्म डी, ओके, डॉक्टर इन फार्मेसी 6 years कोर्स है, आई थिंक कुछ 8-10 साल पहले ही आया है। तो क्योंकि इन्हें इक्वलेंट टू अ डॉक्टर क्लिनिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बट दे आर नॉट ऑथराइज टू रन क्लिनिक्स। तो ये एक बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं। तो फार्मेसी में कोई भी फार्मेसी लाइक, फिर आपका मेडिकल में तो एमबीबीएस हुआ, फिर आपका फिजियोज हुए, नर्सेज हुए, एनीवन जो मेडिकल, मतलब उसको बेसिकली थोड़ी फार्माकोलॉजी और थेरापेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। इवन एमएससी लाइफ साइंसेस, ओके, दे आर, शुरू में तो इंडस्ट्री एमएससी लाइफ साइंसेस पर ही चल रही थी। तो ये कोई भी जिसको ये नॉलेज है, जिसका ये बैकग्राउंड है, ये डिग्रीज हैं, वो इसके लिए राइट कैंडिडेट्स हैं। बट इसके अंदर भी अभी बोला जाता है 4 से इतने साल पहले तो पढ़ाई कर लो, 4-5 साल पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद में एक ब्रिज कोर्स करो, ओके, फिर और 2 साल और लग गए, फिर इतना टाइम लग गया। अब पैसे वैसे कमाने का टाइम कब आएगा फिर? ऐसा नहीं है। देखिए आपने ये बात एकदम सही कही कि अब ये जो डिग्रीज हैं ये 4 से 6 साल की होती हैं, और कोई पीएचडी करे तो बेचारा वो 10 साल हो जाता है। आपकी बात एकदम सही है, लेकिन देखिए यहाँ पर है ना, आप एक नॉलेज ले रहे हो, आप थेरापेटिक्स के नॉलेज, मेडिसिन के नॉलेज ले रहे हो, लेकिन जो उसको कम्युनिकेट करना है उसकी स्किल आज की तारीख में हमारे करिकुलम में नहीं है। और ये जो इंडस्ट्री है ये कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है। करेक्ट। तो वो आपको वो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए या तो भाई हमारा करिकुलम बदला जाए, या जब तक वो नहीं बदला जाए तब तक आप ब्रिज कोर्सेज करो। और ये ब्रिज कोर्सेज 2 साल के नहीं होते हैं, वो 1 महीने से लेकर 6 महीने तक ही होते हैं, ऐसे कम होते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप किस इंडस्ट्री में जाना है तो आपकी सिर्फ डिग्री से तो आप नहीं आ सकते मोस्ट केसेस में। तो फिर आप 2 साल तक दुखी बैठे रहते हो कि भी जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक हो जाती है ना। तो उससे बेटर है कि आप ये ब्रिज कोर्सेज करो एंड जस्ट एंटर इनटू द इंडस्ट्री। ठीक है, आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करने से पहले एक बात और करते हैं कि अपन ने स्टार्टिंग बात करी थी कि डॉक्टर्स जो है वो अपना चीज़ें पब्लिकेशंस आउट नहीं करना चाहते, जो भी उन्होंने रिसर्च करी है, मतलब कम डॉक्टर्स ऐसे हैं। तो फिर मेडिकल राइट, जो साइंटिफिक राइटिंग है, कम्युनिकेशन है, मेडिकल कम्युनिकेशन है, उसकी भी अपॉर्चुनिटी फिर तो कम हो जाएगी ना। तो फिर इतने लोगों की ज़रूरत क्या है? और अगर ज़्यादा लोग कोर्स कर लेंगे और डिमांड इधर से आएगी नहीं, तो फिर कैसे काम करेंगे? ओके, तो देखिए इसका मैं जवाब दूंगी। आप बात कर रहे हो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स की, ठीक है, तो सिर्फ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पर मेडिकल कॉलेजेस में जो सेटअप है वहाँ मैंडेट है, तो वहाँ तो आपने करना ही करना है। उसके अलावा जो मेडिकल डिवाइसेस के या और स्टार्टअप्स होते हैं ना, जो भी मेडिसिन से रिलेटेड है, वो भी स्टडीज करते हैं। इवन एग्जिस्टिंग फार्मा कंपनीज जो हैं
जब उनकी देखिए यार 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है क्लिनिकल ट्रायल फॉर मार्केट अप्रूवल। ठीक है। कोई भी एक कंपनी जब एक नई दवाई लाती है तो उसको क्लिनिकल फेज़ 1, 2, 3 से गुज़रना होता है, उसको मार्केट अप्रूवल मिलता है। डन। लेकिन मार्केट में सस्टेन करने के लिए एक रियल वर्ल्ड स्टडी हम बोलते हैं। जब वो ऑलरेडी दवाई प्रिस्क्रिप्शन में है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, हुँ। उसकी स्टडीज़ होती रहती हैं। तो उनके लिए भी आपको मेडिकल राइटर्स चाहिए। अच्छा, तो उनकी स्टडी होती है अब? हाँ, होती रहती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो वो कैसे प्रोजेक्ट करेंगे कि भई ये मॉलिक्यूल अच्छा है। उसके ऊपर एक कोई नया मॉलिक्यूल आ गया या कोई और ट्वीक हो गया, तो इवन ओल्ड एक्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स उन पर भी स्टडीज़ होती ही रहती हैं। तो मतलब डिमांड है। डिमांड है, खूब डिमांड है और आज की तारीख में तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। ओह! तो ठीक है, फिर एकेस्ट्री की ट्रेनिंग प्रोग्राम दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम से अलग क्यों है? क्या यूएसपी है? क्या ख़ास बात है कि लोग आपके साथ जुड़ते हैं, बात करते हैं, समझते हैं? ओके, देखिए मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से समझती हुँ। हूँ कि 6 साल आप खूब थ्योरी पढ़कर आए हो ठीक है। और कुछ क्लिनिक्स जहाँ पर आपके क्लिनिकल्स हैं, क्लिनिक्स की इनफ नॉलेज लेकर आए हो। तो हम वो थ्योरी को टच नहीं करते। हुँ। हम सिर्फ स्किल बेस्ड बात करते हैं। हुँ। ठीक है? सो जैसे सपोज़ अगर मेरा एक 4 घंटे की का वर्कशॉप है, अगर 4 घंटे की वर्कशॉप है, तो उसमें टुकड़े-टुकड़े में 15-15 मिनट्स में आपको कॉन्सेप्ट्स दिए जाएँगे हुँ। और आपको रियल वर्ल्ड जो हम काम करते हैं उसके असाइनमेंट्स, सिमुलेटेड असाइनमेंट्स देते हैं। वो बच्चे इसको परफॉर्म करते हैं, हमारी टीम और हम मिलकर उसको करेक्ट करते हैं एंड देयर आर मल्टीपल एडिट्स हुँ। क्योंकि सी व्हेन यू आर राइटिंग सपोज़ आज आप एक बुक लिखते हो तो एक बार में बुक नहीं लिखी जाएगी ना, उसके एडिट्स होंगे, कुछ चीज़ें होंगी, तो हम उनसे वो इतनी प्रैक्टिस कराते हैं कि अल्टीमेटली एक एक्सपीरियंस मेडिकल राइटर जैसा आउटपुट आए हुँ। और वो जो आउटपुट आता है उससे उनका सैंपल पोर्टफोलियो बनता है। करेक्ट। तो बाय द टाइम दे फिनिश दिस कोर्सेज वो स्किल्ड तो हो ही गए, साथ में उनका रिज्यूमे बिल्डिंग हो जाता है, हम उसमें भी उनको हेल्प करते हैं। हुँ। क्या स्किल्स लिस्ट करनी है, क्या करना है, उनका सैंपल पोर्टफोलियो बन जाता है। इस इंडस्ट्री में क्या होता है ना, जब आप रिज्यूमे देते हो तो खाली रिज्यूमे से जनरली फ्रेशर को कोई नहीं बुलाता, लेकिन जब आप साथ में सैंपल पोर्टफोलियो देते हो तो जो रिक्रूटर है उसे कॉन्फिडेंस आता है, यार इसको आते ही ये चीज़ आती है। करेक्ट। जो हम ना उन्हीं चीज़ के सैंपल पोर्टफोलियोज बनवाते हैं जो बहुत कॉमनली यूज एसेट्स है और जो एक फ्रेशर से एक्सपेक्टेड होते हैं, तो हम उसे उन्हें उतना ही देते हैं, लेकिन इट इज़ प्योरली स्किल बेस्ड एंड डूइंग। उसमें क्या होता है, 4 घंटे में बच्चे बोर भी नहीं होते क्योंकि वो कर रहे हैं ना। सी व्हेनेवर देयर इज एन आई इन्वॉल्व्ड एंड एवरीवन इज इंटरेस्टेड। करेक्ट। एक है कि भाई आप सेमिनार सुने जा रहे हो, वेबिनार सुने जा रहे हो, कुछ नहीं, हम उन्हें कॉन्सेप्ट देते हैं, टूल्स देते हैं एंड दे वर्क। ठीक है। तो ये है स्पेसिफिक हमारा स्पेशलाइजेशन। तो रुचि मैम, टूल्स की बात आ गई है। चैट जीपीटी पे जाएँगे, एक पब्लिकेशन लेंगे डॉक्टर का, उसको अपलोड करेंगे। उसने बोला कि भैया मेडिकल कम्युनिकेशन की स्टाइल में एक बढ़िया मेडिकल कम्युनिकेशन बना दे, तो एक पेज आ जाएगा बढ़िया। तो अब जब इतना सब कुछ हो रहा है, तो फिर रुचि मैडम कैसे हेल्प करेगी स्टूडेंट्स को कि अच्छा देखो ये अलग है और मैं जो सिखा रही हूँ वो अलग है। क्या मैंने सही बोला? गलत बोला मत? है ना, नहीं बहुत बच्चे ट्राई करते हैं, इसलिए मुझे हंसी आ गई। हाँ। आप एक बार कर कर देख लो और आप अगर ये किसी भी मेडिकल राइटर को भेज दोगे ना तो उसको फाड़ कर फेंक देगा, पढ़ कर फेंक देगा। फाड़ कर फेंक देगा। तो सबसे पहले तो जी चैट जीपीटी सही प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ। एआई तो हम भी बहुत यूज करते हैं, अच्छा। लेकिन हर काम करने का एक अलग प्लेटफॉर्म, एक अलग टूल है। तो यहाँ पर सी इवन वी बिलीव आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो जो आज आपको मिल रहा है एआई के फॉर्म में आप उसे यूज करो। पर आप ऐसे ही बस चैट जीपीटी में डालकर तो शायद स्कूल के ऐसे बनते हो, हमने तो वो भी ट्राई नहीं किए, पर मेडिकल कम्युनिकेशन ऐसे नहीं बन सकता। अब करते ऐसे लोग करते हैं, आपने देखा है? ट्राई करते हैं और करते हैं। अब तो हमें ये भी पता है कि एआई की लैंग्वेज क्या है, सिर्फ हम पकड़ लेते हैं, देख के पकड़ लेते देख हो। कर ही पकड़ लेते हैं। लेकिन सी एट द सेम टाइम मैं आपको आपके और क्वेश्चन का आंसर दूंगी, बच्चों को एआई करना भी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे कोई बहुत रफ चीज आती है ना मेरे पास बनकर, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि बेटा आजकल तो एआई का जमाना है, कम से कम लैंग्वेज सुधार कर तो देना था, बट आप वो एसेट ऐसे ही नहीं यूज कर सकते, थोड़ी ये रिस्क है या फिर मतलब वास्तव में अपन को एलिवेट करने के लिए एक साधन बना है? नहीं सी क्या है मेडिकल साइंस के अंदर? आई वुड से एआई प्लस ह्यूमन एक्सपर्टीज इज द बेस्ट थिंग। एआई में हम ये बोलते हैं आपको पता होना चाहिए कौन सा टूल यूज करना है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, हम लोग जो अपने रिसर्च में यूज करते हैं एक परप्लेक्सिटी यूज करते हैं, लैंग्वेज के लिए हम ग्रामरली और क्विलबॉट यूज करते हैं, ठीक है। फिर एक एडोबी एआई असिस्टेंट है, लाइक मैं तो उसको बहुत यूज करती हूँ। उसमें क्या होता है कि एक 10,000 वर्ड्स का पेपर है, मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ें ढूंढनी है, एक कॉन्सेप्ट ढूंढना है, अब मैं वो एक पढ़ने बैठूं या मैंने एडोबी एआई को इंस्ट्रक्शन दी कि मुझे ये वाली फाइंडिंग्स ढूंढ कर दे, वो एकदम परफेक्ट उसमें से वो एक्सट्रैक्ट करके मुझे देता है। तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, फास्ट हो गया। मतलब पहले जहाँ मैं 5 से 10 पेपर पढ़ पाती थी, आज उसके बाद मैं 20 to 30 पेपर्स पर डे पढ़ सकती हूँ। तो टूल्स अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है अब आपने एडोबी एआई असिस्टेंट से जब पूछा ना और उसने आपको निकाल कर दे दिया, तो आपको वो वैलिडेट करना है,
क्योंकि कई बार अगर आपका प्रॉम्प्ट ठीक नहीं है तो हो सकता है आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं रखा, आपका आंसर ठीक ना मिले। एआई यूज़ करें, लेकिन उसको वैलिडेट करें और उसमें अपना ह्यूमन टच दें। क्योंकि जैसे स्पेशली मैंने मेडिकल कम्युनिकेशन बोला, मेडिकल कम्युनिकेशन का तो ना एक 1200 वर्ड का एक कम्युनिकेशन 100 तरीके से लिखा जा सकता है, Correct. तो वहाँ पर आपको ह्यूमन एक्सपर्टीज चाहिए ही चाहिए। तो ये एफिशिएंसी बढ़ाने का टूल है, तो मैं रिकमेंड करूंगी इसको यूज़ करें, बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद वैलिडेशन। ठीक है मैडम। तो जीपीपी गाइडलाइंस, क्या वो जो भी एआई टूल बता रहे हो, क्या वो जीपीपी गाइडलाइन फॉलो करते हैं? और साइंटिफिक इंटीग्रिटी के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है अभी राइट नाउ? एआई और जीपीपी का तो मुझे पता नहीं कितना रिलेशन है, क्योंकि मैंने खुद ट्राई नहीं किया। अच्छा, बट जीपीपी गाइडलाइन ना एक टर्म है जो शायद लोगों को पता भी नहीं है और पता होना चाहिए। जो रिसर्च पब्लिकेशन में है दे ऑल शुड नो अबाउट इट, बट आई थिंक बहुत बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो इसको अगर मैं इलैबोरेट करूँ तो यह है गुड पब्लिकेशन प्रैक्टिस। तो जो लोग जैसे फार्मेसी में हैं या क्लिनिक्स में जीसीपी होती हैं, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो उसी तरह से गुड पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस होती है। तो इसमें ना बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस हैं कि आपको रिसर्च प्रोटोकॉल बनाते समय क्या ध्यान रखना है, आपको पब्लिकेशन करते टाइम क्या ध्यान रखना है। तो एक मेडिकल राइटर को, जिसलिए हम सिर्फ ये नहीं बोलते कि मेडिकल राइटर हायर करो, हम बोलते हैं जीपीपी कंप्लायंट मेडिकल राइटर हायर करो। ठीक है। तो स्किल के साथ, जैसे मैंने बोला कि साइंटिफिक राइटिंग जो होती है ना, तो ये जो जीपीपी है ये रिसर्च एंड पब्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है, आपके शायद मेडिकल कम्युनिकेशन के लिए उतना एप्लीकेबल नहीं है। तो जब आप रिसर्च एंड पब्लिकेशन कर रहे हो तो उसमें बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं कि भी कैसे करना है। और जीपीपी आपको ट्रांसपेरेंसी बताती है। देखिए मैं जैसे एक बात बताती हूँ, क्या होता है जब आपको कॉलेजेस में ये बोला जाता है ना कि भाई ऑथरशिप चाहिए प्रमोशंस के लिए, तो काम एक जना करता है कई बार, मतलब सॉरी मैं ये देखा है ये। ठीक है, बता सकते हो। अब उसमें क्या है, 4 लोगों के और नाम डाल दिए, भले उनका कंट्रीब्यूशन ना हो, तो वो अनएथिकल है। तो जीपीपी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब आप स्क्रिप्ट्स बनाते हो और जब पब्लिश करते हो तो उसमें पूरा फॉर्म आता है। ओके, किसने कंसेप्शुलाइज किया, किसने राइटिंग में हेल्प की, किसने रिव्यू में हेल्प की, किसने इंटरप्रिटेशन में हेल्प की। तो ओनली व्हेन यू हैव अ कंट्रीब्यूशन देन ओनली यू शुड बी एन ऑथर। कि जो आप पब्लिश कर रहे हो यू ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। आप मेडिकल केयर के बारे में कुछ लिख रहे हो, कुछ नया बता रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने किया ही नहीं और नाम डाल दिया, तो आई मीन दैट इज अनएथिकल। तो ऐसे सब गाइडलाइंस है। और इवन जैसे मेडिकल राइटर्स, जीपीपी बोलता है कि मेडिकल राइटर रखिए बिकॉज दे नो हाउ टू राइट एंड एक्नॉलेज देम। तो ये है जीपीपी गाइडलाइंस। मतलब इतना, मतलब जो ये एक तो डिमांडिंग प्रोफेशन है ऑलरेडी, ठीक है, और इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, फिर आप कैसे मेंटेन करो? कोई गलती हो जाए आप लोगों से भी, तो मतलब वर्डिंग चेंज हो जाए इधर उधर कुछ थोड़ा सी भी, तो मतलब पूरा मेडिकल पब्लिकेशन ही चेंज हो जाएगा, कम्युनिकेशन ही चेंज हो जाएगा पूरा। नहीं नहीं, देखिए इसमें ना गलती हो सकती है नहीं? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। तो हम ऐसा नहीं है कि एक बार लिख दिया और आगे चला गया, बहुत सारे एडिट्स होते हैं, नंबर 1। अच्छा, और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जैसे हम मेडिकल राइटर हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम अपना इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन जो रिसर्चर है उसको वो भेजा जाता है, उसके इनपुट्स लिए जाते हैं और वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंप्रूव करते हैं। बिकॉज आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, जैसे मतलब आप एमडी हो, आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताएंगे ना कि रुचि ये नहीं ऐसे करना है। तो एक तो वो होता है कि भी हो गया हमारे इंटरनल में भी, सपोज एक राइटर ने लिखा, फिर किसी ने रिव्यू किया, फिर मैंने रिव्यू किया, फिर जो उसकी रिसर्च है उसने रिव्यू किया, और जनरली ऑथर्स की एक टीम होती है, सब ने रिव्यू किया, तो वहाँ रिव्यू हो गया। और एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं पीयर रिव्यू। जब आप पब्लिकेशन के लिए भेजते हैं ना, तो सपोज पीडिया पे कोई आर्टिकल है, तो पीडियाट्रिक्स के 3 डॉक्टर्स उसको रिव्यू करेंगे, तो फिर वो अपनी क्वेरीज भेजते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम एक आर्टिकल सबमिट करते हैं तो कई बार 40-40, 50-50 स्ट्रॉन्ग कमेंट्स आते हैं कि आपने ये कैसे लिखा, आपने ये कैसे लिखा, इसको करो, ये तो रिलेट नहीं कर रहा है। फिर हम हर कमेंट को एड्रेस करते हैं और जनरली 2 से 3 साइकिल्स हो जाती है। तो ये इतना रिग्रेस प्रोसेस होता है, उसके बाद पब्लिश होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया और छप गया, मैंने कुछ सोच लिया और छप गया। और कई बार पूरे रिव्यू के बाद अगर रिव्यूअर्स और एडिटर सेटिस्फाइड नहीं है तो रिजेक्ट भी हो जाता है। 1 साल की मेहनत आपकी रिजेक्ट हो सकती है। तो ये जो भी एविडेंस आ रहे हैं, मैं इवन एक कॉमन पीपल को बोलूँगी कि ये बहुत ही वैलिडेटेड, बहुत ही रिगरस साइंटिफिक एविडेंस है। ये ऐसे ही नहीं होता है। मतलब इतना आसान तो नहीं आपकी जॉब मैडम, बहुत खतरनाक। पर मज़ेदार है, मतलब शायद आसान इसलिए नहीं, जैसे आज मैं आपको बोलूँ कि आप मेरे को बोलो कि पॉडकास्ट के लिए किसी को इंटरव्यू कर लो, तो मैं बोलूँगी मेरे तो शायद से घबराहट हो जाएगी, क्योंकि वो मेरा डेली का काम नहीं है। बट जिसका काम है उसको तो बड़ा मज़ा आता है। मतलब प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ सेट हो जाएगा और आपके Correct. सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा और आप इतना इजीली कर लेते हो कि कर सकते हो। कर सकते हो। मैं आपको बताऊँ, जो भी ये कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। हाँ,
कमेंट्स जनरली हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, लेकिन मैं और जो मेन ऑथर है हम लोग साथ में बैठकर उसको एड्रेस करते हैं। और मैं यहाँ पर आपको वो बताऊंगी कि अभी हमारा रिसेंटली एक पब्लिकेशन हुआ है जो कि BMJ इनोवेशन में है, जो इस फील्ड में वो जानते हैं, एक मेडिकल डिवाइस स्टार्टअप के साथ हमने किया था और जिसका एक्सेप्टेंस रेट सिर्फ 12% है। उनके साथ हमने 50-50 कमेंट्स एड्रेस किए और अब वो एक्सेप्ट हो गया है विद प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट कि भाई रुचि अग्रवाल PhD फ्रॉम Ekastri हैज़ कंट्रीब्यूटेड एज अ मेडिकल राइटर हियर। तो मज़ा आता है और फिर जब आउटकम मिलता है तो और मज़ा आता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम फॉर दिस। पर दूसरी चीज आपको लोग चिलेक्स बोलते हैं। आप एकदम चिल पढ़ाते हैं, एकदम मस्ती से पढ़ाते हैं। और डॉक्टरी में तो ऐसा होता है ना एकदम सीरियस पढ़ाई, क्योंकि शब्द ही याद नहीं होते। मैं तो किसी डॉक्टर से बात करता हूँ, मैं सर पहले बताओ ये आप याद कैसे किया। नहीं, अच्छा, एक तो पहले मैं डॉक्टर रुचि अग्रवाल में PhD है इसलिए डॉक्टर रुचि अग्रवाल है, मैं तो फार्मेसी में टीचर थी। ये देखिए पढ़ाई तो एक तरफ है, इन्फॉर्मेशन तो आजकल बहुत तरीके से मिल जाती है। यहाँ क्या होता है, एक कनेक्ट वाली बात होती है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपके पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, तो क्या हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से? नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डायल तो करना पड़ेगा नंबर। बिल्कुल सही बोला। तो वो नंबर डायल करने के लिए हमें क्या चाहिए? सिम चाहिए। सिम चाहिए, नेटवर्क चाहिए। हाँ, इसी तरह जब दो लोगों में कम्युनिकेशन चाहिए ना, तो एक कनेक्ट होना चाहिए। Correct. तो ये मैंने ना एक बहुत पहले किसी मेंटर के साथ मैं एसोसिएटेड थी, ये उन्होंने हमें सिखाया कि अगर आपको किसी भी रिलेशन में हो, हस्बैंड वाइफ है, स्टूडेंट टीचर है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, जब तक कनेक्ट स्टैब्लिश नहीं होगा ना, आप कोई काम नहीं कर सकते। Correct. तो देखिए मेरा काम पढ़ाना है, स्टूडेंट्स का पढ़ना है, तो वो तो होना ही है। पर मैं उनके साथ इतना कनेक्ट करके चलती थी और मेरे बच्चे भी मुझे कूल मॉमी बुलाते हैं वैसे। तो और दूसरा एक और मैंने चीज़ सीखी है, वो मेरे ब्रदर से सीखी, जो मुझे बताता है कि भाई एक 2 साल का बच्चा हो या मेरी एज का है, अब कोई आदमी काम तो अपने मन का ही करने वाला है। आप उसे पर्सपेक्टिव दे सकते हो। अगर आपने एक्नॉलेज कर लिया तो आपको बताकर करेगा, सही बात है, नहीं तो आपको बिना बताए करेगा। करेगा तो वो। तो करेगा तो सही वो। तो वो चीज़ इतनी समझ में आ गई है कि माइक्रो मैनेजमेंट, डोमिनेटिंग, वो सब मैं नहीं करती हूँ। और ये हमारे Ekastri के रूल्स भी हैं, ये मैं ज़रूर ऑडियंस को बताऊँगी यहाँ पर, कि जब मैं हायरिंग करती हूँ तो स्किल्स तो मुझे कॉन्फिडेंस है मैं किसी में भी डेवलप कर दूँगी जो एक बेसिक अपना डिग्री लेकर आया है, लेकिन मैं एटीट्यूड ज़रूर देखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि वो मेरी कंपनी के माहौल को ख़राब करेगा, हमारे यहाँ नो एंगर ज़ोन है, कोई गुस्सा नहीं कर सकता, कोई सार्काज़म नहीं चलता है। और जो आप लिखते हो, मतलब मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि भाई अगर आपको लिखना नहीं आता, आप मेल लिख रहे हो, आप एग्री नहीं करते हो, तो AI को बोलो फ्रेम इट इन अ पोलाइट टोन। किसी को भी एक दूसरे से फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी रिलेशनशिप बनानी है कि आज आप Ekastri के बाहर जब मिलो तो आप उस बंदे से रिस्पेक्टफुली और प्यार से बात करना चाहोगे। सो इट्स नॉट अबाउट कि आज Ekastri में हैं 4 लोग, कल को बाहर मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे का मुँह नहीं देखना चाहें। तो आई एम वेरी, वेरी पर्टिकुलर कि, और ये मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। और जहाँ मुझे लगता है कि ये हमारे उससे अलाइन नहीं है, और देखो जब आप कंपनीज में प्रेशर होता है ना, तो वो भी ऊपर से आता है। ऊपर वाला स्ट्रेस है वो नीचे परकुलेट होगा और नीचे परकुलेट होगा। तो अगर मैं यहाँ चिलैक्स हूँ, तो मेरी कंपनी में भी चिल एनवायरनमेंट चलता है। काम होता है रूल्स एंड रेगुलेशन से, लेकिन विदाउट पुटिंग एनीवन डाउन। तो ये तो मेरी ज़िंदगी का रूल है। चलो मैडम, ये तो बहुत सॉलिड बात हो गई है। मैं भी मेरी कंपनी में ऐसे ही कुछ रूल बना के रखता हूँ। और मैं पूरे इंडिया को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट से कि ना, स्किल्स विस्किल्स सब बाद में है। पहले ना आपका एक फाउंडर जब कंपनी में आपको लेता है ना, तो वो सिर्फ आपका एटीट्यूड देखता है बिल्कुल, बिल्कुल, कि आप बिल्कुल, काम के प्रति आपका क्या रुझान है, आप करना क्या चाहते हो। बिल्कुल, उतना ही क्लियर हो गया ना, तो आपकी कंपनी में एंट्री बहुत ईजी हो जाएगी, किसी भी कंपनी में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप ये मानते हो तो जैसे गट फीलिंग भी होती है ना, Correct. आपको किससे मिलता है कि ओके ही और शी इज़ गुड फॉर माय टीम, तो वही वाली बात है कि कनेक्ट होना चाहिए। तो रिजिमा, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। बढ़ता रहे, Ekastri बढ़ता रहे, सॉलिड बढ़ता रहे, मेडिकल राइटिंग बढ़ती रहे, चीज़ें बढ़ती रहे, हम लोगों को अच्छी चीज़ मिलती रहे। एक लास्ट मैसेज फॉर हेल्थ केयर स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स के लिए आपकी तरफ से क्या कोर मैसेज होगा उनको? ओके, देखिए हेल्थ केयर स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगी, इवन पेरेंट्स को, कि जब बच्चा हेल्थ केयर में आता है ना, तो हम बोलते हैं वो डॉक्टर बनेगा या वो नर्स बनेगी या इवन आजकल बोलते हैं साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन एक और मेडिकल टर्म अब आ रहा है, एक इंडस्ट्री बूम कर रही है, तो आप सोच कर चलो मैं मेडिकल राइटर बनूंगा, मैं साइंटिफिक राइटर बनूंगा। जैसे एक नया टर्म है ना, IT प्रोफेशनल, बहुत पहले नहीं आया है, जब हम छोटे थे कुछ IT प्रोफेशनल नहीं था। कंटेंट क्रिएटर तो बिल्कुल आज की दुनिया का अभी आया था। अभी है। तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, तो उसको ध्यान में रखें। और जो कॉलेजेस हैं और जो कॉलेज की मैनेजमेंट है, उनको मैं बोलूँगी कि वैकेंसीज क्रिएट करें।
कि भाई मेडिकल राइटर्स के लिए वैकेंसीज क्रिएट करें। हमारी इंडिया में बहुत टैलेंट है, रिसर्च आपकी जल्दी बाहर आएगी, अच्छी तरह से बाहर आएगी। और फ्यूचर में मैं चाहती हूँ, मेरा ड्रीम है कि ये सिर्फ ब्रिज कोर्स नहीं रहे, आगे जाकर हम इसे करिकुलम का पार्ट बनाएं। भले ही हम 6 मंथ्स पीजी डिप्लोमा करें या उसमें लाइक पूरा पीजी कोर्स करें, लेकिन ये इतनी अच्छी स्किल है कि इससे हमारी मेडिकल इंडस्ट्री का पूरा रुख बदल सकता है। एब्सोल्युटली रुचि मैम। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट मैम, एंड थैंक यू सो मच अभिषेक। फुल इम्पैक्टफुल पॉडकास्ट आपने बनाया है, और एक बहुत बड़ी चीज़ को एक छोटे वे में आपने एक लेमन लैंग्वेज में समझा दिया मैम, सो थैंक यू सो मच।